निर्भर भारत की जब चर्चा हो रही है, ऐसे में नवाचार की भूमिका इस विषय पर चर्चा करने की इच्छा है। विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। कल्पना करिए कि जब मनुष्य को अग्नि के बारे में जानकारी मिली, अग्नि का ज्ञान हुआ, उससे पूर्व का जीवन कैसा रहा होगा, कैसे वो खाते होंगे, कैसे पकाते होंगे और किस प्रकार की उनकी जीवनचर्या रही होगी। अग्नि जुड़ने के बाद किस प्रकार के परिवर्तन मानव जीवन के अंदर आए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ध्यान में आता है बड़े बड़े भव्य मंदिर हमारे यहाँ बने, और उसके लिए जो पत्थरों को ढोने का काम था, तो पेड़ काट करके, पेड़ों के रोल बना करके, जब पहिया नहीं था उनके ऊपर लुढ़का करके उन पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया। फिर पहिया आया, चक्र गति शुरू हुई, और उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्रमशः इंजन लगने शुरू हुए, साइकिल बनी, इंजन बने, और फिर वो इंजनों के प्रकार बदलने शुरू हुए। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य को पहिया लगा, चक्र लगा, और फिर चक्र को पैडल के बाद इंजन लगा, तो मनुष्य की गति एक अलग प्रकार से चलनी शुरू हुई। और फिर हमने देखा कि भाई बायोफ्यूल यानी ऊर्जा के प्रकार ये बदलने लगे। बायोफॉसिल्स, जिसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जो धरती से निकलता है तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, पहले उसका उपयोग करके इंजन चलने लगे। फिर उसमें ध्यान में आया कि भाई इलेक्ट्रिक इंजन हो सकते हैं, सौर ऊर्जा से इंजन चल सकते हैं, सीएनजी से चल सकते हैं। तो उसके कारण भी और मनुष्य के व्यवहार में, जीवन में, और ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऊर्जा की खपत, ऊर्जा हमने देखा कि कोयले से रेल चलती थी, फिर डीजल इंजन आए, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक इंजन भी अब चल रहे हैं, और अभी एक बायोडीजल पे भी काम चल रहा है। तो ऐसे समय समय पर अलग अलग प्रयोग होते रहे हैं, परिवर्तन होते रहे हैं, और जिसके कारण से संपूर्ण मानव जाति के अंदर ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। संपर्क के लिए पहले हरकारे चलते थे, वो ढोल बजा करके सूचनाएं दिया करते थे, चिट्ठी पत्री शुरू हुई लिख पढ़ करके, और फिर जब से टेलीफोन आया, इंटरनेट आया, व्हाट्सएप और फेसबुक आए हैं, तो हम देखते हैं कि जीवन में और अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन ये दिखाई देते हैं। आज कहीं से भी किसी को भी संपर्क करना बहुत सहज और सरल हो गया है। सामान्य व्यक्ति भी वीडियो कॉलिंग करता दिखाई देता है। ये जो एक परिवर्तन है, संचार क्रांति जिसको कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, उसके कारण दिखाई देता है। सैटेलाइट बन गए, इंटरनेट बन गया, और इस प्रकार से जो है परिवर्तन हम देखते तेजी से जीवन में आते रहे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति भी कहे जाते हैं इसके अंदर। और हमने देखा कि अनाज का उत्पादन बढ़ा, और इससे थोड़ा सा संतोष हुआ कि भी शायद जो है जीवन में कुछ सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन हम देखते हैं ये सब चीजें भारत के अंदर भी हुई,
केवल पश्चिम में या बाहर ही नहीं हुई, हमारे यहाँ भी नया नवाचार ये सदैव होता आया है। अभी लेटेस्ट देखेंगे तो हमारे यहाँ भी जो है अनेक प्रकार के ऐप ये बने। डिजिटल कैश लेन देन की बजाय डिजिटल लेन देन हो, इसके लिए पेटीएम दिखाई देता है, और अभी एक खाता ऐप आ गया है। फिर ये जो हमारे स्विगी है, जोमेटो है, रेड बस है, जो हमारी छोटी छोटी समस्याओं का हल करते हुए दिखाई देते हैं, और जिसके कारण से जीवन में भी अनेक प्रकार के बदलाव ये दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब क्यों इस समय चर्चा में चल रहा है? जैसे हमारे यहाँ ओयो ऐप आया, जिसके कारण से दुनिया भर में, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, उनको अपना आवास ढूंढने में ये सरलता साबित हुई। लेकिन संयोग से अभी ये सब चल रहा है, भारत भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में और ये कोरोना की मार पड़ी, तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ये फेल हो गई, और बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी एप्स और जो मार्केटिंग कंपनियां थी वो भी, और जिस भी प्रकार के उनके तकनीकी के आधार पर चिकित्सा के जो साधन थे वो भी सब फेल हुए दिखाई देते हैं। और उसके पीछे जो प्रमुख बात दिखाई देती है वो है कि हमारे नवाचार करने के पीछे, शोध करने के पीछे मंशा क्या है, हमारी सोच कैसी है। तो ध्यान में आता है हमारे यहाँ के जो ऋषि रहे हैं, शोधकर्ता रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने कुछ नया दिया है, उसके पीछे सबके भले की बात रही है, सबके मंगल की बात रही है। जैसे मैंने ओयो का ऐप का उदाहरण दिया, तो वो लड़का रितेश अग्रवाल अभी 26 वर्ष का है, वो शिमला में घूमने के लिए गया, उसको कमरा नहीं मिला, सीजन का समय था, भीड़ काफी थी, तो आवास नहीं मिला। तो क्या किया जाए? तो उसने स्वयं अपना जुगाड़ सोचता तो शायद उसके आवास की व्यवस्था हो जाती। उसने सबका सोचा, उसने सोचा भी बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास कमरा नहीं है, तो ऐसा क्या समाधान हो सकता है जिससे सबका भला हो जाए, और उसमें से ओयो ऐप डिजाइन उसने कर दिया। आज दुनिया भर में उसका एक बड़ा नाम है, सबसे बड़ी होटल चेन उसकी बनती दिखाई देती है। ये ठीक है कि कोरोना का उस पर भी मार पड़ी है, 25,000 एम्प्लॉय उसके पास काम करते हैं, और आगे भी उसने इसको बढ़ाने का संकल्प लिया है और उसके ऊपर काम करने के प्रयास चल रहे हैं। अब वो उस एक ऐप के कारण से जिनके पास हजारों लोग, जिनके पास आवास थे, कमरे थे, लेकिन गेस्ट नहीं थे, मेहमान नहीं थे, यात्री नहीं थे, उनको वो मेहमान मिलने शुरू हो गए, और जिन यात्रियों को आवास नहीं मिलते थे उनको उस ऐप के कारण से और आवास मिलने शुरू हो गए। तो दोनों का आपस में समाधान हो गया। ये एक नवाचार का एक उदाहरण भी है और भारतीय सोच का भी परिणाम है। लेकिन हमने देखा कि जो वुहान वायरस जहां से निकला, उसके पीछे कैसी मंशा है? तो उसके पीछे दुनिया भर में छा जाने की मंशा है, दुनिया भर में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा है, दुनिया भर के संसाधनों को अपने पास जुटा करके और सब पर, पूरे दुनिया पर राज करने की मंशा दिखाई देती है। वैसे ही उसका व्यवहार भी दिखाई देता है। पिछले दिनों अरब देशों का भी उदाहरण हमने देखा कि अरब देशों के पास और संयोग से तेल निकल आया, तो तेल निकल आया तो अब उसको मालिक हो गए, बस जैसे कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस तरह लग जाए। तो हम देखते हैं कि उस तेल के लिए कितने युद्ध हुए, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, अभी भी चलती रहती हैं। और अभी ऐसी स्थिति आई, भगवान की ऐसी करनी हुई कि इन दिनों तेल है, निकालते हैं तो रखें कहाँ ये नहीं समझ में आ रहा, और नहीं निकालते हैं तो सारी मशीनरी खराब हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति उनकी बन गई। ये उनके व्यवहार के कारण, उनकी सोच के कारण है। ऐसा हमारे यहाँ की सोच नहीं रही है। सहज जिस प्रकार से हम प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्रकृति के निकट, प्रकृति के साथ जीने वाले लोग रहे हैं,
तुलसी, पीपल, गंगा सबको जोड़ करके सहेज करके चलने वाले लोग हैं। तो जैसे हमारे यहाँ दवाइयों के बहुत सारे औषधीय पौधे ये पाए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी सुरक्षित रहे इसका हमने हमेशा से ध्यान रखा है। नई वैरायटी, अधिक उपज वाली वैरायटी बनाने के लिए हमने अपनी डाइवर्सिटी को खराब करने का से बचाया है। और उसी कारण से 80% जो क्लोरोक्विन का संसाधन है, चिंचोना नाम का पेड़, वो हमारे यहाँ अभी भी पाया जाता है। पहाड़ों की तलहटी में वो पेड़ पाया जाता है, उसके कारण से और हम वो औषधि बना पाते हैं और सारी दुनिया को हम दे पा रहे हैं। 150 से अधिक देशों को आज हम औषधि वो दे भी रहे हैं। तो एक सोच का अंतर है, किस सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। नवाचार होने चाहिए, नवाचार के और भी बहुत प्रकार के उदाहरण जो है ये हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन उस नवाचार का उपयोग किस लिए। न्यूक्लियर साइंस हम जानते हैं, जहां हमने सौर ऊर्जा की चर्चा करी, जहां बायो डीजल की चर्चा करी, जहां पेट्रोल डीजल की बात आई, वहीं जो न्यूक्लियर ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा जो है, वो भी बहुत ताकतवर साधन है। और उसके कारण से, और हम जानते हैं परमाणु बम भी बना। परमाणु बम बनाना जहां शक्ति का प्रतीक है किसी भी राष्ट्र का, वहीं उसका दुरुपयोग हमने देखा जापान के ऊपर हुआ और उसके कारण से अशांति और अव्यवस्था फैलने के भी खतरे रहते हैं। भारत ने पहले दिन से तय किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हम पालन करेंगे। हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति के नाते उसको बना के रखेंगे, लेकिन उसका पहले उपयोग, दुरुपयोग ये हम नहीं करेंगे, ऐसा हमने ये तय किया। तो ये एक भारत की एक विशिष्ट सोच है। और जैसे मैंने कहा कि भी आज हम इस विषय की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सब स्थिति क्यों बन रही है, तो हमने देखा कि कोरोना के जो प्रभाव हुए विकसित राष्ट्रों पर अधिक हुए, और जो हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन मानते हैं, हमारे यहाँ उसका प्रभाव अधिक नहीं हो पाया। और उसमें एक बड़ा कारण, जैसे पिछले कुछ वर्षों में योग एक नवाचार बन गया है, सारी दुनिया में योग करने लग गए हैं लोग, योग का महत्व जानने लग गए हैं लोग। वहीं दूसरी ओर अब इन दिनों जो चाय अंग्रेज हमें दे गए थे, शायद उनको ठंडे देश के लिए आवश्यकता रहती होगी, हमारे से उगवाई, हमारे से लगवा करके और वो ले करके चले गए। लेकिन वो आज हमने हमारे देश के अंदर अदरक डाल करके, काली मिर्च डाल करके उसके अंदर, और हमने उसको काढ़े का रूप दे दिया। कहीं तुलसी का पत्ता डालते हैं, कहीं गिलोय डालते हैं, और उसके कारण से धीरे धीरे आज ये भी लग रहा है कि हमें चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। और उस काढ़े के कारण से और हमारी इम्यूनिटी शक्ति, हमारी आंतरिक शारीरिक शक्ति ऐसी बढ़ती दिखाई देती है कि कोरोना का बहुत अधिक असर नहीं दिखाई दे रहा। और हमारे यहाँ रिकवरी रेट जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छा है, और बहुत तेजी से लोग स्वस्थ हो रहे हैं, कोरोना के मार से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो एक जीवन शैली की बात है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमारे यहाँ चलते हैं जो सहज ही हमारे यहाँ उपयोगी हैं, लेकिन गुलामी के कालखंड के कारण से हमने जो कुछ पश्चिम से आया उसी को अच्छा मान लिया। और जो हमने, हमारे ऋषियों ने शोध किया, हमारे संतों ने खोज करी, जो उपयोग किया, उस सबको हमने सहज सामान्य मान लिया, तो ये तो अपनी चीजें हैं। तो इसलिए अपने को उस पे और अधिक विश्वास के साथ काम करने की जरूरत है। और ऐसे अनेक अभी जो चुनौतियां हैं जो कोरोना के कारण से बाकी दुनिया को आई हैं, वो हमारे पास भी आई हैं। उनसे अभी लड़ने के लिए और अधिक नवाचार की आवश्यकता भी है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे काम धंधे बंद हो गए, जीडीपी के नाम पर बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम करते थे, बड़े बड़े कल कारखाने हमने खोल लिए थे, आज उनकी आवश्यकता भी नहीं दिखाई दे रही और चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए, लगभग 2-2.5 करोड़ लोग और रिवर्स माइग्रेशन की ओर हैं, वापसी अपने गांव देहात की ओर चले गए हैं। अब वो कैसे वहां रहन सहन करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो उसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है, नए नए प्रयोग हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे
एक क्रमशः थोड़ा सोचना शुरू करें। एक प्रयोग ये हो सकता है कि जो काम वो यहाँ करते थे वही काम वो वहां जाकर के करें। अब इसके लिए उनको साधन चाहिए होंगे, कुछ मशीनरी चाहिए होगी। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स के लोग हैं तो छोटी मशीन पर जो काम करते थे, अगर उनके मालिक चाहेंगे और समाज आह्वान करेगा तो उनको वो यहाँ से वो मशीन पहुंचाई जा सकती है और उसके ऊपर वो वहां पर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और वहां से बने हुए सामान को लाना आसान है। ऐसे और भी कुछ काम हो सकते होंगे जो यहाँ भी कर रहे थे और वहां जाकर के भी कर सकते थे। अभी एक वरिष्ठ अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल से और होटल ढाबे बंद होने के बाद क्या किया जाए, तो एक युवक जोड़ी ने और मिट्टी का जो है वो तंदूर बना करके, ओवन बना करके और उसमें पिज्जा बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अभी यहाँ काले आम से और मखाने को बनाने की मशीनरी ये बनती है और बिहार के अंदर जाती है, वहां पर उस मखाने को प्रोसेसिंग करा जाता है। तो ऐसे वो मशीनरी, क्या हम चीन से आई हुई मशीन को भी भारत में डेवलप करने में सक्षम है, तो क्या भारत में बनी हुई मशीन भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से जाएगी बिहार के अंदर? क्या बिहार के अंदर ये छोटी सी मशीन डेवलप नहीं हो सकती? तो ऐसे प्रयोग करके वहां इस प्रकार की मशीनें ये खड़ी करी जा सकती हैं। दूसरा प्रयोग ये हो सकता है कि भाई हम वहां पर काम बदलें। काम, जो ये काम यहाँ किया वो नहीं कर पा रहे, वहां क्या काम हो सकते हैं उनके ऊपर विचार करें। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात आई है तो आंवला है, तुलसी है, अदरक है, लहसुन है, ऐसे औषधीय पौधों की खेती का एक बड़ा काम है। सरकार ने भी उसमें सहायता देने का तय किया है, तो उनको अच्छे ढंग से करने पर और वो किए जा सकते हैं और उसमें नई नई औषधियां बन सकती हैं। शहद का, मधुमक्खी पालन का काम किया जा सकता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्थानीय स्तर पर बनती हैं। मेरा एक बार चंबा जाना हुआ, चुवाड़ी गांव के अंदर, वहां से एक तीर्थ छोटा सा सामने था, 3-4 घंटे का पैदल ट्रैकिंग का रास्ता, और वहां जाना हुआ तो कार्यकर्ता की दादी अम्मा ने रात में आटे को खमीर लगा करके सुबह उसके भटूरे बना करके दिए। वो साथ लेकर के गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, जो शायद यहाँ बहुत कीमत दे करके भी वैसी क्वालिटी नहीं मिल सकती है। तो जहां दुनिया में पेटेंट करा करके ऐसी ऐसी चीजों को और पेटेंट की इनकम के आधार पर देश चलते हैं, वहां पर हम सहज ये ज्ञान हमारा और एक से दूसरे को ट्रांसफर होता है और उसके लिए हम कोई विशेष और सम्मान भी उसका नहीं करते हैं। तो ऐसे सब ज्ञान को, लोकल को क्या हम ग्लोबल कर सकते हैं, ग्लोबलाइज कर सकते हैं क्या? तो हम सब अपने साथ कैमरे लेके गए हुए हैं और वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं। चाइनीज ऐप अब निकल गए होंगे तो भारतीय ऐप भी मार्केट में उपलब्ध हैं। ऐसे भारतीय ऐप्स के माध्यम से कुछ अच्छी वीडियोस बना करके और हम अपने ऐसे ज्ञान को, जो स्थानीय ज्ञान है, बहुत सारी चीजें, कला और संस्कृति के भी बहुत जो है लोग ऐसे सारे देश भर में, दुनिया भर में उपस्थित हैं, जो जिनके ज्ञान को प्रसारित किया जा सकता है, करना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे अनेक उपक्रम ये किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी इन चीजों में बहुत नवाचार हो रहा है। बेंगलोर के एक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने नारियल के पत्ते से नारियल की पीने के लिए और स्ट्रॉ बनाने का काम किया है। उनको बहुत से करोड़ों स्ट्रॉ बनाने के ऑर्डर मिल गए दुनिया भर से। जैसे बीड़ी के पत्ते को रोल करके बीड़ी बनाई जाती है, ऐसे ही उन्होंने नारियल के पत्ते को रोल करके घरों में छोटी छोटी मशीन लगा करके सैकड़ों हजारों महिलाओं को, परिवारों को और रोजगार देने का उन्होंने उपक्रम ये शुरू किया है, जिसके माध्यम से वो स्ट्रॉ बनाएंगे। और जैसे हम जानते हैं प्लास्टिक का स्ट्रॉ ये पोल्यूशन करता है, उसके स्थान पर नारियल के पत्ते का स्ट्रॉ बना करके और वो बनाने का, बेचने का काम उन्होंने शुरू किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि पेपर मिल चलती रही है अभी तक और पेपर बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग होता रहा है, लेकिन हम देखते हैं, जानते हैं भी इंटरनेट आने के बाद और पेपर का उपयोग थोड़ा कम हो गया है। और उस लुगदी का उपयोग क्या हो सकता है? तो गन्ने के बगास से, गन्ने का जो रस निकलने के बाद जो लुगदी बचती है, जो उसका खोई बचती है, उससे और डिस्पोजेबल क्रॉकरी बनाने की
परंपरा शुरू हुई है, जो कि मिट्टी के अंदर घुल मिल भी जाती है और सहज उपयोग करने में सरल भी है। तो सस्ती भी है, सस्ता कच्चा माल है, उसके माध्यम से इसको बनाया जा सकता है। तो उसके भी कल कारखाने ये जगह जगह बनने शुरू हुए हैं और उसके आधार पर और नई चीजें खड़ी हो रही हैं। अब एक नया और विषय चला है नवाचार के अंदर ही, जिसको डिजाइन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम। अभी तक डिजाइन के ऊपर कोई विशेष काम नहीं होते थे, लेकिन डिजाइन के कारण से भी कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, चल सकती हैं। तो जैसे मैंने अभी डिस्पोजेबल क्रॉकरी की बात करी है, इसी में कुछ डिजाइन बदल करके और उस क्रॉकरी को ड्यूरेबल, कुछ अच्छा मजबूत और सदुपयोगी ये बनाया जा सकता है। अन्य भी अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स के अंदर डिजाइन के माध्यम से उन प्रोडक्ट को खूबसूरत, अच्छा। मोरबी हमारा, हम जानते होंगे, अभी एस गुरुमूर्ति जी आए हुए थे परसों, एक सत्र में बोल रहे थे, तो वो बता रहे थे लुधियाना की रामगढ़िया कम्युनिटी और मोरबी के अंदर वहां के स्थानीय लोग, बहुत छोटा सा स्थान है लेकिन बहुत बड़े बड़े उद्योग वो चलाते हैं। जैसे घड़ियां ये वहां पर बनती हैं और उसके अनेक प्रकार के डिजाइन बनते हैं। हम कभी प्रगति मैदान जाते होंगे तो वहां पर वो दिखाई देते होंगे। ऐसे छोटे से स्थान पर अनेक उद्योग उन्होंने अपने खोले हैं। सिरेमिक टाइल्स का वहाँ बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर लुधियाना वगैरह के अंदर जो है लोहे के साइकिल बनाने के और ऐसी अनेक गाड़ियां बनाने के, इंडस्ट्री के मशीनरी बनाने के और बहुत काम ये प्रारंभ हुए और होते आए हैं, आगे भी हो सकते हैं। पानीपत का उदाहरण हमारे सामने आता है कि भी मिंग कंबल जो है ये बाहर से बनना शुरू हो गया, चीन से बनना शुरू हो गया और उसके आगे हमारा कंबल फीका दिखने लग गया। तो हमारे लोगों ने प्रयास किया, मेहनत करी, उस मशीन को समझा, उस मशीन को हमारे यहाँ डेवलप कर लिया और उसके बाद से वापसी अपना कंबल जो है वो उसकी सेल ये रिवाइव होगी। हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं पे पेज से बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी ध्यान में आता है कि पता नहीं किस समय किस प्रकार के कानून बने और जैसे ही शुगर मिल्स बनी वैसे ही और छोटे जो खांडसारी उद्योग हैं, शक्कर गुड़ जहां बनता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, जबकि उसमें रोजगार अधिक है। शुगर का उपयोग करने से और हम जानते हैं शुगर की बीमारी बढ़ती है और गुड़ खांड खाने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है और आज तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भी वहां पर और खांडसारी उद्योग, गुड़ के उद्योग, इसको नए तरीके से, अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से और वो चलाया जाए। रुड़की के पास सिरके का उद्योग चलता है, वो केवल गन्ने से सिरका बना करके बेचते हैं, गन्ने के रस से। तो ऐसे भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। मैं यहाँ दिल्ली केंद्र पे रहना होता है, तो यहाँ देखते हैं कि सारा दूध जो है बाहर से आता है। यहाँ गांव है, गांव में जो दूध पालन का काम करते हैं, जो पशुपालन का काम करते हैं, ऐसे लोग, ऐसी बिरादरियां भी रहती हैं और वो पहले से दूध गाय भैंस पालते आए हैं और दूध बेचते आए हैं। लेकिन समय के साथ साथ ऐसे परिवर्तन आए हैं कि लोगों ने गाय भैंस छोड़ना छोड़ दिया है और किराए की इनकम के ऊपर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कैसे, बहुत खर्चा होता है। एक सामान दूसरे स्थान से यहाँ आता है, सारा फल, सारा अनाज सारे देश भर से पहले दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से देश भर में सप्लाई होता है। ऐसे ही दूध के बारे में भी होता है। दूध दिल्ली में हमेशा बाहर से ही मंगाना पड़ता है बड़ी मात्रा में। हम देखते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, रेवाड़ी और उधर राजस्थान और हैदराबाद तक से दूध भारत का ये दिल्ली के अंदर ही आता है। तो क्या डेयरी के कुछ आधुनिक नमूने नहीं हो सकते? यहाँ दो ऐसी डेयरियां देखने में आई, गोयला डेयरी के अंदर और एक गोलोक धाम तीर्थ के अंदर, जहां पर 2 मंजिला डेयरी बनी है। जगह की कमी है तो रैंप बना करके गाय भैंस 2 मंजिल तक ऊपर जा सकती हैं और उनके रहने की व्यवस्था वहां उस प्रकार से बनाई हुई है। तो नई आधुनिक डेयरी बने जिसमें साफ सफाई भी रखी जा सके और दूध को छोटे छोटे पास्चराइजेशन प्लांट के माध्यम से सुरक्षित बना करके बेचा जा सके, इसके लिए प्रयोग हो सकते हैं। यहाँ पर 6 हरित पट्टियां हैं और उसके अंदर गौशाला पालने की बनाने की क्यों नहीं सुविधा हो सकती?
अकेले जेएनयू के अंदर ध्यान में आया कि जेएनयू है, पूसा है, बड़े बड़े संस्थान है और उनके साथ बहुत बड़े बड़े मैदान जुड़े हुए हैं। पूसा के अंदर पहले गौशाला रही है, पूसा भी बिहार समस्तीपुर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे पूसा में भी गौशाला नहीं है, दूध का काम नहीं है, वहाँ एक डेयरी चलती थी वो भी बंद हो गई, शादीपुर डिपो था। तो वो सब चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं। जेएनयू का जो मैंने मैदान बताया, 1-1.5 करोड़ रुपए साल की घास कटने का ठेका दिया जाता है। तो क्या उस घास के कटने की बजाय वहां गौशाला बना करके मेंटेन करने से क्या दोनों उपयोग नहीं हो सकते? वो खर्चा भी बच सकता है और उससे गाय पालन भी हो सकता है। तो ऐसे अनेक प्रयोग नए तरीके से सोचने होंगे, जो पिछले दिनों हमने कहीं ना कहीं अपनी इग्नोर किए, छोड़े। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सोनम वांगचुक जी का, जो लद्दाख से हैं, जिन्होंने बुलेट का जवाब वैलेट से देने के लिए कहा है चीन की गोली के लिए, और चीन के एप्स को बायकॉट करने के लिए कहा, सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड हार्डवेयर इन ए ईयर, ऐसा करके उन्होंने आह्वान किया। वो उदाहरण देते हैं, वो स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। वो बताते हैं कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति कैसी हमने बना ली है कि जो लंदन में चलता है उसकी नकल हमने दिल्ली में करी है, जो दिल्ली में चलता है उसकी नकल हमने श्रीनगर या फिर लद्दाख के अंदर करी है। और जो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे सब चीजें हम उनको पढ़ाने का और दबाव डालते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एफ फॉर फैन पढ़ाया जाता है, जबकि लद्दाख में तो फैन होता ही नहीं, पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना वहां माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो एफ फॉर फैन बच्चे को कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे कुछ उनके वहां के परिवेश के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए, और उनको शिक्षा देते हुए भी काम करने को मिले, सीखने को मिले। ऐसा गुरुकुल, एक आधुनिक गुरुकुल उन्होंने स्थापित करने की वहां चेष्टा करी है। और जो 5वीं फेल, 10वीं फेल, 2-2 बार फेल, ऐसे लोगों को जीवन में उन्होंने सफल होते हुए दिखाया है। यानी एक 10वीं फेल व्यक्ति जो है वहां पत्रकार बने और वहां पर स्थानीय एमएलए बने। ऐसे ही एक जो है फिल्म मेकर बने, 5वीं फेल व्यक्ति, और आज वो फिल्म बनाने का बड़ा काम वो करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण वो प्रस्तुत कर पाए। तो जो ये हम लोग दिल्ली और महानगरों से, मुंबई से जो हमारी लेबर गई है, ये कम शिक्षित नहीं है। कुछ पढ़ाई ये करके आए थे, कुछ इन्होंने महानगरों में काम करते हुए देखा और सीखा है। तो क्या उसके आधार पर गांव की शिक्षा व्यवस्था को और व्यवस्थित कर सकते हैं? वहां पर लोगों को क्या आवश्यक है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एम्स का पढ़ा हुआ डॉक्टर भी उसको 1 साल के लिए और अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर वो उसकी अमेरिका में स्वीकृति मिलती है। ऐसे ही जो हम गांव देहात से थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आते हैं, वो यहाँ शहर में कहीं उपयोग होती नहीं दिखाई देती। यहाँ आकर के नए सिरे से चीजें हमने सीखनी पड़ती हैं। तो जो हमने चीजें वहां यहाँ सीखी आकर के महानगरों में काम करते हुए, तो क्या उसके आधार पर जो गांव के हमारे परिवेश के लोग हैं, उनको नए ढंग से शिक्षा दी जा सकती है, जिससे कि डिग्री लेने के बाद जो एक समस्या खड़ी आती है कि अब क्या करें, वैसी स्थिति ना बने। पहले ऐसा हुआ कि अंग्रेज ने हमें इस प्रकार की आदत डाल दी, बाबू चाहिए थे उसको, 8वीं पास करो नौकरी पाओ, 10वीं 12वीं हुआ, और अब ग्रेजुएशन, एमबीए, एमसीए, एमए करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। लाखों लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष बनते हैं और डिग्री लेने के बाद फिर वो नौकरियां ढूंढते हैं। क्या करना चाहिए ये उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में उनको, उनकी शिक्षा को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाए, काम के साथ जोड़ा जाए। हमारी, जैसे वहां उन्होंने एक उदाहरण सोनम वांगचुक ने प्रस्तुत किया कि वो डेजर्ट है, पहाड़ी डेजर्ट है, और मई जून के अंदर और इससे पहले अप्रैल मई के अंदर बारिश बंद रहती है, पानी खत्म हो जाता है। जो भी वहाँ दरिया हैं, सिंधु है प्रमुख रूप से, और भी जो नदी नाले हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में पानी की किल्लत रहती है। तो क्या उसको व्यवस्थित किया जा सकता है? तो उन्होंने विज्ञान की छोटी सी टेक्निक लगा करके, बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया हमने। जैसे वो 3 इडियट से तुलना करते हैं उनकी, फुनसुक वांगडू से, कि भाई उसने वो किस प्रकार से विज्ञान के प्रयोगों का सदुपयोग किया। तो ऐसे ही उसने पहाड़ से गिरते हुए पानी को, और पानी का जो एक स्वभाव है लेवल पे जाने का, उसको पाइप से डाल करके और फिर उठाया। वो पानी ऊपर जब उठता है
तो उसकी लेटेंट हीट थोड़ी कम हो जाती है, और जब वो गिरता है -20 के टेम्परेचर में, 20 के और कम के टेम्परेचर में, तो वो वहां पर बर्फ के रूप में, स्तूप के रूप में जम जाता है। और वो 2-3 मंजिले ऐसे स्तूप बना रहे हैं, और अब पूरा उसके कारण से पूरा एक क्षेत्र उन्होंने पकड़ा है जिसको, और जला ग्लेशियर जैसा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे नए प्रयोग जो हैं वो कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। उन्होंने जो स्कूल बनाया है वो भी बच्चों ने मिल करके बनाया है। उन्होंने 1 घंटा स्कूल को आगे रखा हुआ है, इसीलिए कि भी सुबह की और धूप का आनंद लोग ले सकें, उसकी गर्मी ले सकें। और वो स्कूल इस प्रकार से बनाया है कि -15 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी, और वो 15 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है, यानी 30 डिग्री का डिफरेंस केवल सौर ऊर्जा से। और सौर ऊर्जा भी बिना सोलर वोल्टाइक सेल के, बिना लिथियम बैटरी के, और बिना सोलर पैनल के, केवल सूर्य की ऊर्जा उस जो खिड़की के माध्यम से, रोशनदान के माध्यम से आ सकती है, जिसको हम यहाँ शहरों में पर्दे लगा करके ढक देते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने वो स्कूल को गर्म करने का और प्रयास ये किया है। तो ऐसा ये नए, इन्हीं को नवाचार कहा जा सकता है, कहा जाता है, जिसके माध्यम से ये सब चीजें और बदलाव ये समय के साथ हम ला सकते हैं। तो शिक्षा पद्धति में बदलाव हो, उसके माध्यम से नए नए सोच के साथ, और बच्चों में जिसको कहते हैं वो शिक्षा पद्धति, जब हम नकल करने की बात करते हैं, तो हमने जब औद्योगिक क्रांति पश्चिम के अंदर आई, उनकी आवश्यकता थी कि भाई पुरुष तो काम करते हैं, महिलाएं भी काम करें। अब पुरुष भी काम करेंगे, महिलाएं भी काम करेंगी, तो बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों के लिए किंडरगार्टन इत्यादि, ये जो केजी नर्सरी स्कूल खोले गए, ये उस समय शुरू किए गए। और हम उत्तराखंड इत्यादि में देखते हैं, और भी शायद संभवतः झारखंड बिहार में भी उस प्रकार के दिखाई देते हैं दृश्य। और पंजाब भी बॉर्डर एरियाज के अंदर, जहां पर हमारे बच्चों को जो नर्सरी केजी के जो विद्यालय हैं, ये क्रच के नाम से, ये चर्च के लोग चलाते दिखाई देते हैं, जिनके उद्देश्य केवल पढ़ाना ही नहीं, और भी कुछ हो सकते होंगे। तो ऐसे बच्चों को धक्के से नर्सरी केजी की पढ़ाई ये थोपी गई है। तो उस समय जब बच्चा अच्छे से खेल सकता है, सीख सकता है, और मातृभाषा के अंदर सीख सकता है, उसकी बजाय हमें उसको अंग्रेजी सिखाने पे बहुत अधिक जोर पड़ता है, और उसका बहुत लाभ भी नहीं होता, और आखिर तक भी वो सीख नहीं पाते, ऐसी उसकी स्थिति रहती है। तो मातृभाषा में शिक्षा देते हुए और उनको आगे बढ़ाना, और उसके माध्यम से और जो आवश्यक परिवर्तन है वो हम ला सकें, जो हमारी विशेषताएं हैं उनको हम पहचान कर सकें, उनको हम दुनिया के मंच पे ला सकें, ग्लोबल कर सकें। जो जैसे पिछले दिनों बात हुई कि भी योग ये चला और सारी दुनिया में छा गया। अब ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जो है ये नवाचार के नाते सारी दुनिया में छाने वाला है, और लोगों का इसका महत्व जो है ये समझ में आने लगा है। और उसके माध्यम से ऐसी और भी बहुत सारे ज्ञान, शोध ये भारत के लोग जानते हैं, पहले से भी इसके प्रयोग हम करते रहे हैं। और जो आधुनिक शिक्षा के आधार पे है वो भी हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते या नहीं जानते। तो उसके अंदर भी हमारे सब प्रकार के लोग उपलब्ध हैं। डीआरडीओ ने अभी इन दिनों जैसे जरूरत पड़ी तो बहुत नई तकनीक के साथ और वेंटिलेटर्स की डेवलपमेंट कर दी। ऑक्सीजन के लिए जो आवश्यकता थी, ऑक्सीमीटर्स बनने शुरू हो गए। ये हमने देखा, जो गारमेंट की फैक्ट्रीज थे उन्होंने जो है पीपी किट्स बनाने शुरू कर दिए। तो समय की मांग के साथ हमने मंगल मिशन बनाया। मंगल मिशन के अंदर हम जानते हैं कि पुराना रॉकेट हमारा फेल हुआ, और फिर नया बनाया जाए, नया चलाया जाए। साइंटिस्टों में, वैज्ञानिकों में निराशा भी थी। तो लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की जिद्द देखिए, अब्दुल कलाम जी जैसे लोगों का आशीर्वाद देखिए और प्रेरणा देखिए, कि एक नई, बिल्कुल नई सोच के आधार पर, नवाचार के आधार पर ही हमारा जो मंगलयान है वो हम भेज पाए, जिसको ग्रेविटी टेक्नोलॉजी कहा गया। अगर हमने वो एक इसके ऊपर सिनेमा भी बना है, उसमें देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि वो महिला कर्मचारी रसोई की वैज्ञानिक को बताती है कि भी किस प्रकार से तेल जल गया पूरा, और अभी कैसे किया जाए, पूरी इसमें तलनी है।
तो साइंटिस्ट उसको कहती है कि इसको गैस को बंद कर दे और इसमें थारी पूरी तेरी तली जाएंगी, और वो ऐसा ही करती है। तो वास्तव में जो दूसरी बार जब मंगलयान भेजा गया तो पुराने रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, और उसको धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा तक हमारा रॉकेट वो गया, और उसके बाद उसी पुल के आधार पर, उसी शक्ति के आधार पर, और मंगलयान आगे के अपनी यात्रा के सफर पर वो निकल गया। तो ये एक बहुत अलग प्रकार की सोच के आधार पर ये संभव है, और ऐसी सोच हमेशा से लोगों की रही है। मैंने उसका उदाहरण सुनते होंगे न्यूटन का, जिन्होंने गति के सिद्धांत दिए। तो सेब ऊपर से गिरा, और ऊपर से गिरने के बाद जो है कोई भी सामान्य युवक बालक देखता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको सेब खाने में अच्छा लगता है और वो अपना उसको खा सकता था। लेकिन उसने अलग तरीके से सोचा भी, ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा है, इसका क्या दाएं बाएं क्यों नहीं गया, और उसके आधार पर उसने गति के नियम बताने की कोशिश करी। तो ऐसे ही हमारे लोग, हमारे वैज्ञानिक वो समय समय पर अलग अलग तरीकों से सोचते रहे हैं, क्या क्यों कैसे, और उसके आधार पर, जैसे हमारी जिह्वा है, जिह्वा के अंदर टेस्ट बड्स रहती हैं, उस टेस्ट बड्स के अंदर मेरे को पता लगता है खट्टा मीठा तीखा नमकीन, ये उसमें से पता लगता है। तो उसके आधार पर हमने दुनिया भर के खाद्य पदार्थों की खोज करी है और रचना करी है, मसालों की रचना करी है, हींग है, किसका कहाँ कौन सा तड़का लगना है, और कौन सी चीजें नहीं खाने की वो भी हमने पता किया है। हमने देखा होगा आक धतूरे के पौधे के पास कोई बच्चा जाता है तो तुरंत कोई ना कोई उसको टोक देगा कि भाई ये खाने की चीज नहीं है, इससे पीछे हटो, जहर है, ऐसा है वैसा है। तो ये एक हमारी इतने सालों की शोध रही है, लेकिन उसमें अंतर हमने जैसे चर्चा करी वो यही है कि हम सर्वथा भला दुनिया के मंगल की कामना वाले लोग हैं। हमारी शोध, हमारा नवाचार वो सबका भला चाहने के लिए रहा है, और जबकि दुनिया के बाकी देशों की ऐसी मंशा नहीं दिखाई देती, वो उसके आधार पर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, ताकत बढ़ा करके और दुनिया पर छा जाने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी देश बड़े रहे होंगे। तो और उस ज्ञान की वो कीमत लगाते हैं। हमारे यहाँ सोच क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। अभी हमने देखा कि लोग बीमारी के कारण से बेघर हो गए, काम धंधे बंद हो गए, समाज ने दुनिया जहान का राशन और वो निकाल करके दे दिया, बांटने के लिए दे दिया, और किसी को भूखे नहीं मरने दिया। ऐसी स्थिति ये बनी, और अभी तक भी, आगे तक भी, और ऐसा नहीं दिखाई देता। और प्रकृति ने भी हमारे को खूब दिया है, खूब अनाज फसल हुई है, तो उसके लिए जो है और चीजें चल रही हैं उस प्रकार से। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई ये हमारा इनसे क्या रिश्ता है, क्यों देना है। लेकिन जैसा मैंने अरब का उदाहरण बताया तेल का, ऐसे ही अमेरिका का बताया, पेटेंट के आधार पर, वो नॉलेज के और कीमत के आधार पर वो देश उनका चलता है। कोई भी जैसे उन्होंने नीम, हल्दी और बासमती को भी पेटेंट कराने की कोशिश करी, जो कि हमारे स्वभाव में कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ जो भी आया वो आज आकर के आवश्यकता है चीज ले जाओ, हमने कभी किसी को रोका नहीं, मना किया नहीं। तो ये एक जीवन शैली का भी अंतर है। आने वाले समय में ये वास्तव में जीवन शैली, जो भारतीय जीवन शैली है, यही दुनिया भर के लिए, दुनिया के देशों के लिए ये नवाचार बनेगा। सारी दुनिया को शांत तरीके से आगे बढ़ने में, सुखमय तरीके से, शांत तरीके से आगे बढ़ने में ये सहायक होगा। इस आधार पर और अनेक प्रयोग हम आगे भी सोच सकते हैं, पहले से भी ये सोचते आए हैं। तो उसके लिए मैं आह्वान करूंगा युवा पीढ़ी से, स्वदेशी से जुड़े कार्यकर्ताओं से, स्वदेशी जागरण मंच के और देख रहे लोगों से, जिनको स्पष्ट ये दिखाई दिया कि भाई जो है पश्चिम की जीवन शैली भी इस समय फेल हुई, उनका जो खान पान है वो उस समय फेल हुआ। प्रकार का चीन के अंदर चलता है, मेंढक, छुछुंदर, सांप और चमगादड़ और कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, क्या नहीं वो खाते। तो ये शोध हमारे लोगों ने जो ज्ञान किया, हम जो शाकाहारी हैं या जो अच्छा खाने के हमारे भोजन के जो प्रयोग हैं, ये सामान्य नहीं थे।
हमने इसको सामान्य मान लिया, दुनिया ने इसको घास फूस खाने वाले बता दिया होगा, लेकिन वास्तव में ये भी हमारे शोध रहे हैं और यही आने वाले समय में नवाचार बनने वाला है। इस विश्वास के साथ, इस भावना के साथ हम नए नए प्रयोग और करेंगे, और जो भी सामान्य समाज में आने वाली कठिनाइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये जो एक कठिनाई शिक्षा पद्धति के कारण से, समाज व्यवहार के कारण से ऐसा बन गया है कि भाई हम नौकरी पाने वाले लोग हो गए हैं, नौकरी मांगने वाले लोग हो गए हैं। सारी पढ़ाई का उद्देश्य तो नौकरी पाने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनेंगे, और जो काम हम अच्छे से करते आए हैं उनको और अच्छे से और हम करेंगे। चीजों के आधार पर हमने देखा कि यहाँ, और कुछ चीजें ऐसा भी नहीं है, आत्मनिर्भर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम बाहर से कुछ सार संबंध नहीं रखेंगे, तो बाहर से भी कुछ अच्छी चीजें आएंगी तो हम लेंगे। हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ रिक्शा चलती है, साइकिल रिक्शा चलती है, कलकत्ता में इक्का चलता है, तो हमारे कुछ लोग गए, चाइना के अंदर ही गए, वहां से ई रिक्शा दिखाई दी, तो लगा कि जो गरीब आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उसके लिए एक अच्छा साधन हो सकता है, और उसके लिए वो ई रिक्शा का मॉडल यहाँ पर लेके आया। हमने देखा कि वो ई रिक्शा बहुत सफल चल रही है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों को उसकी ट्रैफिक हैजर्ड के कारण से, उसके हल्ला गुल्ला के कारण से थोड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन कल्पना करिए जिस गरीब के चेहरे पर झुर्रियां पड़ती, गर्मी सर्दी बरसात, और वो उसमें रिक्शा चलाता था, तो उसको कैसा महसूस होता था, और उसका बच्चा भविष्य में वो रिक्शा चला पाएगा, ये वो कल्पना भी नहीं कभी करता था। लेकिन ई रिक्शा आने के कारण से वो परिवर्तन हमारे को वहां पर दिखाई देता है। आज ई रिक्शा के अंदर और नवाचार की आवश्यकता लगती है। पहले सामान्य लेड बैटरी आई, अब लिथियम बैटरी आ रही है, और उसका जो बाकी सामान है, लोहा रबड़, ये सब सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन जो उसकी छोटी सी डीसी मोटर है वो क्या हमारे यहाँ नहीं बन सकती, वो अभी भी चीन से मंगानी पड़ती है। तो उसके ऊपर कुछ शोध हो सकता है, हमारे यहाँ वो बनती भी होगी, लेकिन वो उस प्रकार से सस्ती बन जाए। और ये समय है, अब इस समय कोई जैसे चीन में व्यापार करने नहीं जाएगा, जैसे हमारी दवाइयों का सब केमिकल वहां चला गया, और वहां से दवाइयां के लिए बनाने के लिए सारा केमिकल चीन से ही हमें लेना पड़ता है। लेकिन अब ये समय है, परिवर्तन का समय है, इस समय हम हमारे यहाँ दोबारा से फार्मेसी को खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही ई रिक्शा जैसी छोटी छोटी आवश्यकता की चीजों की, उसकी जो मोटर है इत्यादि है, वो भी हम अपने यहाँ खड़े कर सकें, बना सकें। और जो जो भी चीजें, अब खिलौने हैं, खिलौने भी क्यों बाहर से आएंगे, क्या हम जो ये सब लेबर गई है और लोग भी हैं अच्छे मिल करके, और 3D प्रिंटिंग की मशीनें भी आज उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से कुछ अच्छे नए खिलौने बच्चों के लिए नहीं बना सकते क्या? तो ऐसे अनेक क्षेत्रों के अंदर ये बीमारी जो है हमारे लिए एक अवसर लेकर के आई है, हमारे को आत्मनिर्भर करने का अवसर लेकर के आई है, और दुनिया में भारत की जीवन शैली को स्थापित करने के लिए आई है। भारत की जीवन शैली ये एक दुनिया भर का नवाचार बने, ऐसा एक दृश्य ये दिखाई देता है। मेरे को लगता है कि भाई आज जैसा आप सबने अवसर दिया है, तो अजय जी ने थोड़ा सा संकेत किया था पिछले एक दो दिन पूर्व, वक्ता काफी लंबा बोले, अच्छा बोले होंगे, लेकिन तो भी सुनने की भी अपनी सीमा रहती है। और किसी भी प्रकार की, इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में स्वदेशी स्टार्टअप्स करके एक मंच भी प्रदान किया है। नए युवक युवती किसी भी या वैलिडेशन के लिए, या उसको बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, जिस प्रकार की भी सहायता उसको चाहिए हो, उसको दिशा देने का काम ये स्वदेशी जागरण मंच के मार्गदर्शन में स्वदेशी स्टार्टअप्स ये इसने करना प्रारंभ किया है। और एक पोर्टल भी भारत रोजगार सेवा ऐसा ये बनाया है, जिसमें जिनको किसी भी प्रकार की और वो चाहिए, वो वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं। और जिन एक तकनीक का लाभ उठाते हुए एक भारत रोजगार सेवा, इसका भी जो है ये अभी एक दो दिन से शुरू हुआ है, अपने पास भी उसका लिंक आएगा, तो जो जो भी जुड़ना चाहेंगे, अभी एक कार्यकर्ता के अंदर
हालिया के आसपास कौन व्यक्ति है जो रोजगार को तैयार है, जो काम जिसको लेबर चाहिए, तो रुड़की के रहने वाले को रुड़की के आसपास का रोजगार दिखाया जाएगा। इस प्रकार की भी और उसमें संशोधन ये चल रहे हैं। तो ऐसे अनेक नए तरीकों से वर्तमान चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर के कर सकते हैं और भारत न केवल स्वयं सुंदर, दिव्य, भव्य और ये देश बनेगा, सारी दुनिया को भी एक अच्छे रास्ते पर लाने में सक्षम है इस माध्यम से। और इस स्वदेशी जीवन शैली के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, नवाचार ये बनेगा। इतनी बात कह करके मैं अपना विषय पूर्ण करता हूँ। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, समय दिया, बहुत आभार। और जिज्ञासाओं, प्रश्नों के लिए कमेंट्स आपके अपेक्षित रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।